हेलो, मैं डॉक्टर पी.के. वर्मा सभी मित्रों एवं छात्र छात्राओं का बायोकेमिस्ट्री के इस सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स की चर्चा करेंगे। हमारे भोजन का यह एक बड़ा ही आवश्यक और हमारे लिए एनर्जी का प्रमुख सोर्स है कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम आमतौर से शुगर के रूप में, चीनी और मीठे पदार्थों के रूप में जानते हैं। लेकिन सारे कार्बोहाइड्रेट मीठे हों ऐसी बात नहीं है। इस कार्बोहाइड्रेट का निर्माण सबसे प्रारंभ में ग्लूकोज के रूप में नील हरित शैवालों और पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस नामक विधि से होती है। ग्लूकोज पहला कंपाउंड है जिसका निर्माण प्लांट्स इनऑर्गेनिक पदार्थों से करते हैं। बाद में इस ग्लूकोज से विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक एसिड्स, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स इत्यादि निर्माण हो सकता है। जब हम ग्लूकोज का या किसी कार्बोहाइड्रेट का नामकरण करते हैं तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के आधार पर हम लोग ओज सफिक्स का प्रयोग करते हैं, जैसे राइबोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज इत्यादि। अब आमतौर से कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीन एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। अगर हम किसी कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीजन या एयर के एब्सेंस में गर्म करते हैं तो इससे पानी जलवाष्प के रूप में निकलने लगता है और सिर्फ कार्बन बच जाता है, जिसे शुगर चारकोल कहा जाता है। इस आधार पर लोगों ने इस कंपाउंड को जलयुक्त कार्बन, हाइड्रेटेड कार्बन या कार्बोहाइड्रेट नाम दिया। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरह का एम्पिरिकल फार्मूला, मूलानुपातिक सूत्र किसी केमिकल ग्रुप की सलाह तो दे सकता है, लेकिन यह कंफर्म नहीं किया जा सकता है कि वह कौन सा ग्रुप है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक समान फार्मूला वाले एक से अधिक तरह के कंपाउंड पाए जा सकते हैं। इस तरह की घटना को हम लोग आइसोमेरिज्म, समावयवता के नाम से जानते हैं। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ स्टीरियो आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का अध्ययन करेंगे। यहाँ उदाहरण के रूप में देखिए कि फॉर्मल्डिहाइड में एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। एसिटिक एसिड में 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है। इसी तरह से लैक्टिक एसिड में 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन है, और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में भी 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन है। लेकिन ये सारे के सारे कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। कुछ लोग डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन को 3 कार्बन का बना हुआ कार्बोहाइड्रेट ट्रायोज मानते हैं, लेकिन वास्तव में यह ट्रायोज का आइसोमर है।
यह वास्तव में खुद अपने आप में कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अगर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का रूपांतरण ग्लिसरल्डिहाइड में हो जाए तो ग्लिसरल्डिहाइड एक कार्बोहाइड्रेट है, जबकि उसमें भी C3H6O3 यही कॉमन इंपेरिकल फार्मूला पाया जाता है, जो कि लैक्टिक एसिड में भी है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में भी है। इसी तरह से कई ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनमें ऑक्सीजन की संख्या कम है, इन्हें डीऑक्सी शुगर कहा जाता है। उदाहरण के लिए डीऑक्सीराइबोज में कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 10 है, लेकिन ऑक्सीजन 5 नहीं है, उसके बदले 4 है। फ्यूकोज और रैमनोज में कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 है, लेकिन ऑक्सीजन 6 नहीं है, 5 है। फिर भी कम ऑक्सीजन के बावजूद इसके किसी केमिकल प्रॉपर्टी में कोई कमी नहीं आती है, इसलिए एटम्स की संख्या का अनुपात निकालना इसकी परिभाषा के लिए एक आवश्यक फैक्टर नहीं है। तो आखिर में कार्बोहाइड्रेट को हम लोग डिफाइन कैसे करें? तो जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डिफिनीशन है उसके अनुसार कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स इन विच देयर इज at least one asymmetric carbon that bears alcohol और sugar group। यानी कार्बोहाइड्रेट होने के लिए 4 गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है। ये 4 गुण कौन है? तो या तो ये एल्डिहाइड होंगे या कीटोन होंगे। इनमें कम से कम एक एसिमेट्रिक कार्बन जरूर होगा, 2, 3, 4 भी हो सकते हैं। इनके एसिमेट्रिक कार्बन पर कम से कम एक जगह पर अल्कोहल जरूर होगा, इसे ही हम शुगर ग्रुप कहा करते हैं। और इसमें हाइड्रोक्सिल की संख्या भी कम से कम 2 होना चाहिए। पॉलीहाइड्रोक्सी प्लूरल होने के लिए कम से कम 2 होना जरूरी है। अब देखिए कार्बन में ये जो बॉन्ड होते हैं 4, अगर कार्बन के चारों बॉन्ड पर 4 ग्रुप पाए जाएं या 4 अलग अलग तरह के एटम या रेडिकल पाए जाएं तो उसे एसिमेट्रिक कहा जाता है। यह देखने में ग्रीक लेटर काय के जैसा है, इसलिए इसे कायरल भी कहा जाता है। अब यहाँ देखिए लैक्टिक एसिड में एसिड ग्रुप है कार्बन नंबर 1, एसिड ग्रुप है कार्बोक्सिल। कार्बन नंबर 2 एसिमेट्रिक है, लेकिन अल्कोहल की संख्या एक ही है और न तो इसमें एल्डिहाइड है न तो कीटोन है, इसलिए लैक्टिक एसिड में शुगर की प्रॉपर्टी होने के बावजूद इसको हम कार्बोहाइड्रेट नहीं मानते हैं। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में कीटोन है, 2 अल्कोहल ग्रुप भी है, लेकिन इसका कोई कार्बन एसिमेट्रिक नहीं है, इसलिए हम इसे भी कार्बोहाइड्रेट नहीं मान सकते हैं। अब देखिए तीसरा कंपाउंड, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, 2 हाइड्रोक्सिल है, कार्बन नंबर 2 एसिमेट्रिक है जिस पर शुगर ग्रुप यानी अल्कोहल है, तो इसलिए ग्लिसरल्डिहाइड एक कार्बोहाइड्रेट है। एल्डिहाइड के सीरीज में ग्लिसरल्डिहाइड पहला कंपाउंड है, इसलिए इसे स्मॉलेस्ट शुगर कहा जाता है। अब अगर कीटोन से कार्बोहाइड्रेट बनाना हो तो कम से कम एसिमेट्रिक कार्बन एक जोड़ना जरूरी होगा, यानी 3 कार्बन रहने पर जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है उसमें एक चौथा कार्बन एसिमेट्रिक जोड़ेंगे, तो ऐसी स्थिति में 4 कार्बन हो जाएगा। तो अंतिम कंपाउंड आप इस डायग्राम में देख रहे हैं डी एरिथ्रोलोज, इसमें 4 कार्बन है और कार्बन नंबर 3 एसिमेट्रिक है।
हाइड्रोक्सिल ग्रुप की कुल संख्या इसमें 3 हो गई। यह पहला कार्बोहाइड्रेट होगा जिसे हम कीटोटेट्रोज नाम से जानेंगे। अब क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन के लिए किसी अनजान कार्बोहाइड्रेट को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालकर या किसी एंजाइम की मदद से डाइजेस्ट किया जाता है, हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है। इस आधार पर जो सबसे छोटे यूनिट्स बनते हैं उनकी संख्या को आधार बनाकर इसका क्लासिफिकेशन 4 क्लासेज में किया जाता है: मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। पुराने वैज्ञानिक डाइसेक्राइड को ओलिगोसेक्राइड के साथ रखते थे और 3 ही क्लास बनाते थे, लेकिन अब डाइसेक्राइड को अलग कर दिया गया है और इस तरह से 4 क्लासेज बना दिए गए हैं। मोनोसेक्राइड सबसे छोटी इकाइयां हैं। इन्हें डाइजेस्ट करके हम 2 और छोटी इकाइयों में नहीं बदल सकते हैं। जब ये एल्डिहाइड से बने होते हैं तो एल्डोज कहलाते हैं, जब कीटोन से बने होते हैं तो कीटोज कहलाते हैं। इसी तरह कार्बन की संख्या अगर 3 हो तो ट्रायोज, 4 हो तो टेट्रोज, 5 हो तो पेंटोज और 6 हो तो हेक्सोज होता है। इससे बड़े कार्बोहाइड्रेट का निर्माण नहीं हो पाता है क्योंकि वे अनस्टेबल होते हैं। फोटोसिंथेसिस के समय राइबोलोज 5 फॉस्फेट का बार बार निर्माण होते रहता है, तो उस अभिक्रिया में सीडोहेप्टुलोज नाम का एक कंपाउंड बनता है जिसमें 7 कार्बन पाए जाते हैं, लेकिन यह तुरंत ही 3 और 4 के 2 टुकड़ों में टूट जाता है। अब मोनोसेक्राइड में एसिमेट्रिक कार्बन होने के कारण ऑप्टिकल प्रॉपर्टी पाया जाता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाया जाता है। तो जितने एसिमेट्रिक कार्बन होंगे उनकी संख्या को अगर n माना जाए तो ऑप्टिकल आइसोमर्स की संख्या 2 to the power n होगी। इस आधार पर एल्डोज में कार्बन से 2 कम और कीटोज में कार्बन से 3 कम संख्या में एसिमेट्रिक कार्बन पाए जाएंगे। तो अगर हम इस तरह का एक टेबल बनाते हैं तो एल्डोज ग्रुप में ट्रायोज में 1, टेट्रोज में 2, पेंटोज में 3 और हेक्सोज में 4 एसिमेट्रिक कार्बन होंगे। तो 2 to the power n, 2 to the power 1 2 हुआ, 2 to the power 2 4 होगा, 2 to the power 3 8 होगा और 2 to the power 3 16 होगा। कीटोज ग्रुप में ट्रायोज में एक भी एसिमेट्रिक नहीं है, इसलिए कीटो ट्रायोज बनेगा ही नहीं। लेकिन कीटो टेट्रोज में 1 एसिमेट्रिक कार्बन यानी 2 तरह के आइसोमर, कीटो पेंटोज में 2 एसिमेट्रिक कार्बन यानी 4 तरह के आइसोमर और कीटो हेक्सोज में 3 एसिमेट्रिक कार्बन यानी 8 आइसोमर होंगे। इस तरह अगर कोई पूछता है कि हेक्सोज कितने प्रकार के होते हैं तो 16 प्रकार के एल्डो हेक्सोज और 8 प्रकार के कीटो हेक्सोज होंगे, तो कुल मिला के इनकी संख्या 24 होगी। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड जो पहला मदर कंपाउंड का काम करता है उसमें 1 एसिमेट्रिक कार्बन है, इसलिए उसमें 2 तरह का पोजीशन संभव है। अगर इसमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टी राइट रोटेटरी या डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो इसे डी फॉर्म, और लेफ्ट रोटेटरी या लीवो रोटेटरी है तो एल फॉर्म कहा जाएगा। डी फॉर्म से जब हम हायर कंपाउंड बनाएंगे तो वे डी फैमिली के मेंबर
और एल फॉर्म से हायर कंपाउंड बनाएंगे तो वे एल फैमिली के मेंबर्स कहलाएंगे। अब इस डायग्राम में देखिए, बाईं ओर एल ग्लिसरल्डिहाइड से दो हायर कंपाउंड बने, एल एलिथ्रोज और एल थ्रियोज। दाहिनी ओर डी ग्लिसरल्डिहाइड से डी थ्रियोज और डी एरिथ्रोज बने। ये डी और एल एरिथ्रोज एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक इसी तरह से एल थ्रियोज और डी थ्रियोज भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। कीटोन के सीरीज में भी पहला कंपाउंड मान लिया डी एरिथ्रोलोज है तो उससे पहले दो और फिर दोनों से दो दो यानी 4 कंपाउंड बनेंगे। एल एरिथ्रोलोज से भी 4 कंपाउंड बनेंगे। अगर हम ध्यान से इन कंपाउंड्स की रचनाओं का अध्ययन करें तो पहला जो ओरिजिनल पोजीशन था एसिमेट्रिक कार्बन का वह कांस्टेंट रहता है, लेकिन नए आने वाले एसिमेट्रिक कार्बन पर हाइड्रोक्सिल का पोजीशन बदल सकता है, जिससे वास्तविक प्रॉपर्टी कुछ और भी हो सकती है। डी फैमिली के कंपाउंड का लेफ्ट रोटेशन और एल फैमिली के कंपाउंड में राइट रोटेशन पाया जा सकता है। तो अगर वास्तविक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी डेक्स्ट्रोरोटेटरी हो तो प्लस फॉर्म और लीवो रोटेटरी हो तो माइनस फॉर्म कहलाएगा। इस तरह से डी फैमिली में डी प्लस और डी माइनस और एल फैमिली में भी एल प्लस और एल माइनस हो सकता है। इसके लिए हमें इसका ऑप्टिकल प्रॉपर्टी रीड करना पड़ता है। उसी के हिसाब से हम एटम्स की सजावट को भी अरेंज करते हैं, मॉलिक्यूल में हाइड्रोक्सिल की सजावट को भी अरेंज करते हैं। अब प्रत्येक फैमिली में 2 कंपाउंड ऐसे मिलेंगे जिसकी रचना एक दूसरे का मिरर इमेज है, अपोजिट है, तो ऐसे 2 कंपाउंड को एक दूसरे का इनेंशियोमर कहते हैं। बाकी सारे जो मिरर इमेज नहीं है उनको डायस्टेरियोमर कहा जाता है। इसी तरह 4 या 5 या 6 कार्बन वाले कंपाउंड में हम कंपेयर करें तो हर एक एसिमेट्रिक कार्बन में उल्टा सीधा 2 तरह की रचना पॉसिबल है। तो ऐसे कोई कंपाउंड जिसमें सिर्फ एक पोजीशन डिफरेंस हो, एक ही स्थान की सजावट में अंतर हो, उन्हें ईपीमर्स कहते हैं। अगर 2 एसिमेट्रिक कार्बन है तो 2 ईपीमर बनेंगे, 3 एसिमेट्रिक कार्बन है तो 3 ईपीमर बनेंगे। इस दृष्टि से हम देखें तो डी मैनोज, डी गैलेक्टोज और डी इडोज ये तीनों डी ग्लूकोज के ईपीमर्स हैं। ग्लूकोज में 4 एसिमेट्रिक कार्बन होता है, तो अन्य 3 पर पोजीशन का एक एक डिफरेंस होता चला जाए तो 3 और ईपीमर्स तैयार होंगे। लेकिन मैनोज, गैलेक्टोज और इडोज की रचना को देखें तो इनमें 2-2 अंतर मिलता है, यानी ये ग्लूकोज के ईपीमर तो हैं लेकिन आपस में ईपीमर नहीं है। प्रकृति में राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें राइबोज, डीऑक्सीराइबोज और ग्लूकोज का डी फॉर्म, गैलेक्टोज का भी डी फॉर्म, लेकिन फ्रक्टोज का एल फॉर्म ज़्यादा कॉमन है। फिशर और हावर्थ ने पेंटोज और हेक्सोज में ओपन चेन के अलावे रिंग स्ट्रक्चर की रचना भी देखी। जब 4 कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर रिंग बनाता है तो उसे फ्यूरान, और ऐसे शुगर को फ्यूरानोज कहते हैं।
और जब 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन मिलकर रिंग बनावे तो उसे पायरेन और कार्बोहाइड्रेट को पायरेनोज कहा जाता है। राइबोज में फ्यूरानोज मिलेगा, इसी तरह फ्रक्टोज में भी फ्यूरानोज मिलेगा, जबकि ग्लूकोज फ्यूरानोज और पायरेनोज दोनों ही तरह के रूप में मिलते हैं। अब जब रिंग बनता है तो एल्डिहाइड के केस में, एल्डोज के केस में हेमी एसिटल रिंग बनते हैं और कार्बन नंबर 1 एनोमेरिक हो जाता है, अर्थात इस पर कार्बोनिल ग्रुप जब अल्कोहल में बदलता है तो उसका 2 पॉसिबल पोजीशन होता है। अगर वह बिलो द प्लेन है तो अल्फा एनोमर और एबव द प्लेन हो तो बीटा एनोमर कहलाता है। तो एल्डिहाइड में कार्बन नंबर 1 एनोमेरिक कार्बन है, लेकिन कीटोज में कार्बन नंबर 2 एनोमेरिक कार्बन होता है। यह बीटा और अल्फा ग्लूकोपायरेनोज का स्ट्रक्चर है। इसमें आप देखिए कार्बन नंबर 1 पर जहां एरो दिखलाया गया है वहां एबव द प्लेन हो OH तो बीटा पोजीशन और बिलो द प्लेन हो तो अल्फा पोजीशन। आप यहाँ देख रहे हैं नेचर में बीटा ग्लूकोपायरेनोज 63% बनता है, जबकि अल्फा ग्लूकोपायरेनोज 37% बनता है। यानी नेचर में बीटा डी ग्लूकोज ज़्यादा बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज कम बनता है। बीटा डी ग्लूकोज का उपयोग सेलुलोज के निर्माण में जो प्लांट के सेल वॉल में काम आता है होता है, जबकि अल्फा डी ग्लूकोज का उपयोग स्टार्च और ग्लाइकोजन के निर्माण में होता है, जो हमारे भोजन का प्रमुख हिस्सा है। जब 2 मोनोसैकेराइड्स आपस में ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बनाकर जुड़ते हैं तो डाइसैकेराइड का निर्माण होता है। माल्टोज में 2 ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं, लैक्टोज में गैलेक्टोज के साथ ग्लूकोज जुड़ता है, स्यूक्रोज में ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज जुड़ता है, जबकि ट्रेहलोज में 2 गैलेक्टोज आपस में जुटे होते हैं। तो 2 मोनोसैकेराइड के बीच के बॉन्ड को हम ग्लाइकोसाइड बॉन्ड कहते हैं। अब बॉन्ड बनने की जहां तक बात है तो माल्टोज में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड है, जबकि कॉमन शुगर स्यूक्रोज में अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड पाया जाता है। ट्रेहलोज के अंदर अल्फा 1,1 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड पाया जाता है। अब जितने मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड हैं ये पानी में घुलनशील होते हैं और स्वाद में मीठे होते हैं, इसलिए इन्हें शुगर कहा जाता है। लेकिन कोई नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड जो स्वाद में मीठा हो उसे शुगर नहीं, नॉन शुगर कहा जाता है। ओलिगोसैकेराइड पॉलीसैकेराइड को नॉन शुगर नहीं कहते हैं। जब हम नॉन शुगर कहते हैं तो वह कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। अब इस टेबल में आप समझिए कि फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज इनमें मिठास का अनुमान लगाया गया तो सबसे मीठा फ्रक्टोज है और सबसे कम मीठा लैक्टोज है। नॉन शुगर सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं ये। मोनिलिन साधारण चीनी से 2000 गुना ज़्यादा मीठा है। सैकरीन ये 400 गुना ज़्यादा मीठा है। और एस्पार्टेम जिसे शुगर फ्री के नाम से डायबिटीज़ से बचने के लिए लोग खाते हैं, यह 160 गुना ज़्यादा मीठा है। यानी साधारण शुगर से यह 160 गुना ज़्यादा मिठास रखता है। अब मोनोसैकेराइड और कुछ डाइसैकेराइड में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पाया जाता है। इनमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप के कारण रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी आ जाता है
तो उसे रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। माल्टोज और लैक्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर है, लेकिन स्यूक्रोज और ट्रेहलोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग कहने का मतलब अगर हम इसे बेनेडिक्ट रिएजेंट, बारफोर्ड रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन से जांच करते हैं तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं मिलता है। तो सारे डाइसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर नहीं होते हैं। अब अगर 2 से अधिक ग्लूकोज यूनिट 3, 4, 5, 10 तक आपस में जुटकर चेन बनावे तो उसे ओलिगोसैकेराइड कहा जाता है। ये ठंडे पानी में नहीं घुलते हैं, बॉइलिंग वाटर में थोड़े घुलते हैं, लेकिन ये स्वादहीन होते हैं और इनमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं पाया जाता है। इंडिपेंडेंटली इनका कोई बायोलॉजिकल फंक्शन नहीं है, लेकिन प्रोटीन के साथ जुटकर ये ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं और इस ग्लाइकोप्रोटीन का उपयोग हार्मोन के रूप में, एंजाइम के रूप में, एंटीबॉडीज के रूप में, सेल रिसेप्टर्स के रूप में होता है। अगर ओलिगोसैकेराइड को हटा दिया जाए तो ये बायोलॉजिकल फंक्शन समाप्त हो जाते हैं। यहाँ आप एक सीधा चेन देख रहे हैं ग्लूकोज का, जिसमें अलग अलग ग्लूकोज यूनिट एक दूसरे से अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड के द्वारा जुटे हुए हैं। जब पॉलीसैकेराइड का निर्माण होता है तो टेक्निकली 10 से अधिक ग्लूकोज यूनिट पाए जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली सैकड़ों ग्लूकोज यूनिट पाए जाते हैं। ये भोजन को जमा करने के लिए और कभी कभी कुछ संरचनाओं के निर्माण में भी काम आते हैं। स्टार्च सबसे कॉमन है, प्लांट इसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज को जमा करते हैं स्टार्च के रूप में। इनके 2 रूप हैं। अगर यह सीधा चेन हो तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड के द्वारा ग्लूकोज के सीधे चेन बनते जाते हैं, इसे हम एमाइलोज कहते हैं। लेकिन 20-22 ग्लूकोज के बाद अगर ब्रांच बन जाए, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड हो जाए तो उससे एमाइलोपेक्टिन का निर्माण होता है। यहाँ आप देख रहे हैं सीधा चेन अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड है, जबकि ब्रांच जगह पर अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बन जाता है। एनिमल में ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज जमा होता है, खासकर लीवर और मसल में। ये एमाइलोपेक्टिन की तरह ही ब्रांच स्ट्रक्चर है, लेकिन इनका ब्रांच 8 से 10 ग्लूकोज यूनिट के बाद हो जाता है। इन्यूलिन फ्रक्टोज का पॉलीमर है, जो डहलिया के रूट में, जेरूसलम आर्किड आर्टिकोक में और शुगर बीट में पाया जाता है। प्लांट में सेल वॉल का निर्माण सेलुलोज से होता है, जो बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन पॉलीमर है। और आर्थ्रोपोडा में एक्सोस्केलेटन का निर्माण काइटिन नामक पदार्थ से होता है, जो शुद्ध ग्लूकोज या गैलेक्टोज से बना हुआ नहीं है, बल्कि यह गैलेक्टोसामाइन से बना हुआ है। गैलेक्टोज के कार्बन नंबर 2 पर एमीन ग्रुप पाया जाता है। यह काइटिन किसी भी एंजाइम के द्वारा पचाया नहीं जाता है, लेकिन बैक्टीरिया इसे नष्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आप विभिन्न कार्बोहाइड्रेट को समझें। अब सामान्यतः जो कार्बोहाइड्रेट घुलनशील है उसे मॉलिस टेस्ट के द्वारा जांचा जाता है। यह बहुत आसान टेस्ट है। 1 मिलीलीटर अल्फा नेप्थॉल को टेस्ट ट्यूब में पहले लिया जाता है, उसके ऊपर 1 ml सावधानी से शुगर सॉल्यूशन लिया जाता है, जिससे यह आपस में मिक्स ना करे। अब 1 ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड दीवार के सहारे गिराते हैं। जब यह एसिड दोनों लेयर्स के बीच में पहुंचता है तो गाढ़ा नीला लाल कलर उत्पन्न करता है, लेकिन अगर हम मिक्स कर दें, शेक कर दें ट्यूब को, तो यह गुलाबी रंग का हो जाता है।
आप अगर फेनॉल लेकर 5% फेनॉल में शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं और उसमें भी कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देते हैं तो गुलाबी रंग हो जाता है, तो उसे आमतौर से फेनॉल सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट कहा जाता है। स्टार्च की जांच करने के लिए आयोडीन रिएजेंट या ल्यूगॉल रिएजेंट का उपयोग किया जाता है। एक बूंद रिएजेंट को अगर हम स्टार्च पर डालते हैं तो गाढ़ा नीला कलर उत्पन्न करता है। आमतौर से स्टार्च पानी में नहीं घुलता है, बॉइलिंग वाटर में यह थोड़ा सस्पेंशन बनाता है। जैसे कि राइस सूप में अगर आप डालते हैं ल्यूगॉल रिएजेंट तो यह ब्लू कलर आ जाएगा। आप पोटैटो के ऊपर भी ल्यूगॉल रिएजेंट डालिए तो वह नीला हो जाएगा। बॉइल्ड राइस के ऊपर डालिए वह नीला हो जाएगा, क्योंकि पोटैटो और बॉइल्ड राइस में काफ़ी स्टार्च पाए जाते हैं। रिड्यूसिंग शुगर की जांच करने के लिए बेनेडिक्ट रिएजेंट, बारफोर्ड रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट इत्यादि का उपयोग होता है। इसमें बेनेडिक्ट सॉल्यूशन सबसे पॉपुलर है। कम कंसंट्रेशन कम रहने पर नीला रंग, थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ाइए हरा रंग, और कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो पीला, और हाई कंसंट्रेशन रहेगा तो ईंट के समान लाल रंग उत्पन्न होता है। तो इससे कार्बोहाइड्रेट के कंसंट्रेशन का भी अनुमान लग जाता है। इन टेस्ट के अलावा ग्लूकोज जांच के लिए एंथ्रॉन रिएजेंट, फ्रक्टोज के लिए रिसोर्सिनॉल रिएजेंट और राइबोज के लिए ऑर्सिनॉल रिएजेंट का उपयोग किया जाता है। तो लेबोरेटरी में इन रिएजेंट्स के द्वारा हम ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज इत्यादि की मात्रा का एस्टिमेशन करते हैं। तो इस तरह आपने कार्बोहाइड्रेट की पूरी जानकारी ले ली। अब इसके बाद हम लोग अगले सेशन में लिपिड और न्यूक्लिक एसिड का अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।